हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। हम कर रहे थे बेटा जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक और अभी तक के हमने यहाँ पे कर चुके हैं कितने चैप्टर्स, असेसमेंट एंड ऑडिट 17 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर दिए। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट टीडीएस टीसीएस का डिस्कशन हम करेंगे। छोटा सा डिस्कशन है बेटा, जिसके पास समरी बुक नहीं सबसे पहले डाउनलोड कर लो मेरी वेबसाइट www.icaleague.com में डाउनलोड सेक्शन में आपको वहां पे समरी बुक मिल जाएगी बेटा। वहां पे 5 चीजें डाउनलोड सेक्शंस में फ्रीली अवेलेबल है। जीएसटी कस्टम्स की समरी बुक, देन उसके बाद आप चाहें तो जीएसटी का क्वेश्चन बैंक, कस्टम्स का क्वेश्चन बैंक एंड अमेंडमेंट का बुकलेट वहां पे अवेलेबल है, वो आप वहां पे देख सकते हैं। अब ये अगर YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सबसे पहले YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे लेटेस्ट वीडियोस मैं यहीं पे डालने वाली हूँ। यहाँ पे आपको एग्जाम के टाइम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेगी। आप बेल आइकन पे क्लिक कर दी सो दैट आपको नोटिफिकेशन फटाफट आ जाए। ये डिस्कशन हुआ, अब हम क्विकली स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड जो है। रेगुलर बुक में बेटा अपन ने ये चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 15 आपको याद हो तो पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर का ही हमारा ये पार्ट था, टीडीएस टीसीएस। ये हमने पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ में ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है रेगुलर क्लास में, ये अगर आप देख रहे हो तो इसमें पेमेंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक डिस्कशन कर लिया और टीडीएस टीसीएस का हम यहाँ पे सेपरेट डिस्कशन करें। तो हमारे ये मॉड्यूल 2 का जो चैप्टर नंबर 15 है उसका सेकेंड पार्ट का डिस्कशन हम करने वाले हैं। क्विक रिविजन है इसीलिए हम यहाँ पे क्विकली यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। साथ में क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर का जरूर देख के जाना प्लीज। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस पढ़ के मत जाना। हमने क्लास में वैसे भी कर चुके हैं, हर एक चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया है, उसके बाद हम रिवीजन बुक कर रहे हैं। हमने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करी है बेटा। बट जो यहाँ पे जिन्होंने मेरी क्लास नहीं करी, जो सिर्फ प्रोविजंस बेटा अगर कोई आप पढ़ रहे होंगे तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर करके जाना, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोविजन सारे पढ़ लो बट उन प्रोविजंस को अप्लाई कैसे करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझेगा। इसलिए क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना मस्ट है। वेबसाइट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो और वहां से आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो। जिन्होंने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपन ने बेटा क्लास में सब किए हुए हैं, बट फिर भी अभी जब रिवीजन करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने वहां पे मार्क किए थे वो आपको एक बार देख लेने हैं वापस से। नाउ टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन हम यहाँ पे, आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट हो, मुझसे ज्यादा आपको पता है व्हाट डू मीन बाय टीडीएस टीसीएस, तो हम उतने बेसिक्स पे नहीं जाएंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसमें आपका टैक्स डिडक्ट करता है। यहाँ पे टीडीएस में क्या प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे हमको कि भी कौन डिडक्ट करता है, क्या यहाँ पे लिमिट है, उसके बाद डिडक्शन होता है, क्या रेट ऑफ डिडक्शन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली टीसीएस इज व्हाट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विद टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। रेट क्या है मैम बेटा? 1%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, टोटल रेट इज 2%, ठीक है। अब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, मतलब कि भाई ट्रांजैक्ट हमको सीजीएसटी एसजीएसटी डिडक्ट करना है कि आईजीएसटी डिडक्ट करना है। तो अगर बेटा 3 चीजें एलओएस पीओएस एलओआर देखा था हमने प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में। व्हाट डू यू मीन बाय एलओएस? एलओएस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई एंड एलओआर मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ये तीनों पे डिपेंड करता है बेटा ट्रांजैक्शन। ये तीनों पे डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है और टैक्स कौन सा डिडक्ट होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी। सो फर्स्ट सिचुएशन, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट तीनों एक ही स्टेट में है तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ बेटा? इंट्रा स्टेट। ट्रांजैक्शन आपका हो गया इंट्रास्टेट और टैक्स वुड बी टीडीएस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टू बी डिडक्टेड। टैक्स कौन सा डिडक्ट होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी डिडक्ट होगा। कब? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एक ही स्टेट में। तो ट्रांजैक्शन हो गया इंट्रास्टेट और टैक्स डिडक्ट होगा यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। सिचुएशन 1 पढ़ ली। सेकेंड सिचुएशन क्या हुआ? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर दोनों अलग अलग स्टेट में। लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में फिक्स हो गई। इस केस में क्या होगा? ट्रांजैक्शन हो गया बेटा इंटर स्टेट सप्लाई और टैक्स क्या डिडक्ट होगा आपका? यहाँ पे टैक्स डिडक्ट होगा आईजीएसटी। सेकेंड सिचुएशन टैक्स डिडक्ट होगा आईजीएसटी, ठीक है। एलओएस अलग स्टेट, पीओएस अलग स्टेट। अब थर्ड सिचुएशन, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक ही स्टेट में, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक ही स्टेट में, बट बेटा रिसिपिएंट आपका अलग स्टेट में चले गया। रिसिपिएंट आपका अलग स्टेट में चले गया तो इस केस में क्या होगा?
इस केस में बेटा कोई टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सप्लायर एलओएस पीओएस एक ही स्टेट में, रिसिपिएंट अलग स्टेट में, गवर्नमेंट ने बोला कोई जरूरत नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने की, कोई जरूरत नहीं टीडीएस डिडक्ट करने की। बिल्कुल याद रखना है आपको एग्जाम में, क्या अगर रिसिपिएंट अलग स्टेट में है और एलओएस पीओएस एक ही स्टेट में आता है तो उस केस में नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। एलओएस पीओएस अलग अलग स्टेट में इंटरस्टेट आईजीएसटी लगेगा। एक और सिचुएशन, अगर एलओएस पीओएस एलओआर तीनों एक ही स्टेट में, सिंपल ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रेट, टीडीएस कौन सा डिडक्ट होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी डिडक्ट होगा। अब कौन डिडक्ट करेगा, किसकी लाइबिलिटी डिडक्ट करने की, हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? सो द पर्सन हु आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी एंड नोटिफाइड पर्सन। इन चार लोगों की लाइबिलिटी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज और नोटिफाइड पर्सन। अब नोटिफाइड पर्सन के अंडर कौन कौन आते हैं? सो फर्स्ट इज अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी, कोई भी अथॉरिटी बोर्ड हो सकती है जिसे सेटअप किया पार्लियामेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर से, या जो स्टैब्लिश हुई है गवर्नमेंट के 51% और मोर पार्टिसिपेशन से, या 51% और मोर पार्टिसिपेशन से। देन सेकेंड वुड बी सोसाइटी जो स्टैब्लिश होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से एंड पीएसयू एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये लोगों को बेटा क्या है, टीडीएस डिडक्ट करने का, टीडीएस डिडक्ट करने का है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट आया है एक, और अमेंडमेंट के हिसाब से क्या है कि किसको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। यहां उन्होंने बताया कि भाई किसको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, तो अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को गुड्स या सर्विसेज दे रही है, वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम अ पीएसयू टू अनदर पीएसयू वेदर और नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो चाहे ना हो, उस केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है, उस केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। और वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए टू डी ऑफ सेक्शन 51(1) ये जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 51 ही पढ़ रहे हैं, तो उसका ये ABCD ये है, यहाँ समरी नोट से इसलिए मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट ये हो गए। अगर ये लोग एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज, तो उस केस में भी जरूरत नहीं टीडीएस डिडक्ट करने की। मतलब एक डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कर रहा है, या एक लोकल अथॉरिटी दूसरी गवर्नमेंटल एजेंसीज को कर रही है, ऐसा कोई कर रहा है, तो उस केस में बेटा टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। सो वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज takes place between one person to another specified in clause A to D in section 51 तो यहाँ पे अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को प्रोवाइड कर रही है, सेकेंड चीज अगर यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज, तो ये दोनों भी केसेस में क्या है, टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थोड़ा अभी नया अमेंडमेंट आया हुआ है, जीएसटी लॉ आया था उस टाइम ये सब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था। अमेंडमेंट्स काफी सारे आ रहे हैं बेटा जीएसटी में, तो ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लॉ अभी आया है 2017 में, 1-2 साल इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह आएंगे, तो ये अमेंडमेंट्स इसीलिए आ रहे हैं। और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी नहीं, इसमें लिखा है इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51, ये जो हमने प्रोविजंस पढ़े ये किसको एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली टू सच अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेट अप बाय एक्ट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट इन विच 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल इज विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये उन्हीं अथॉरिटी और बोर्ड को लगेगा जिसमें 51% किसका है बेटा, कंट्रोल गवर्नमेंट का है, उनको एप्लीकेबल होगा। अब क्या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड नोटिफाइड पर्सन, क्या इनको हमेशा टीडीएस डिडक्ट करना है? नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बेटा 2.5 लाख से ज्यादा है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो सप्लाई हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो 2,50,000 से ज्यादा है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी छोड़ करके, जीएसटी को नहीं लेना है, वैल्यू जो है बेसिक यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू जो है सप्लाई, वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज या नोटिफाइड पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ टोटल रेट ऑफ 2%, 1% प्लस 1%। ठीक है, सो रेट इज 1% प्लस 1% और 2% आईजीएसटी। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट, जो आप डिडक्ट करोगे वो टैक्स आपको, जैसे आप इनकम टैक्स में भी पे करते हो, वो विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। आपका महीना खत्म हुआ, उसके खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे टीडीएस पे करना है, टीडीएस पे करना रहेगा। ठीक है, manner of account of TDS by TDS deductor, such deductor needs to get compulsorily registered under section 24, compulsory registration हमने देखा था, तो वहां पे जिसको भी टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है उसे यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जिसको भी टीडीएस डिडक्ट करना है सेक्शन 51 के अंडर।
they need to remit such TDS collected by 10th of the month succeeding the month, which we have discussed. The amount deposited as TDS will be reflected in electronic cash ledger of supplier. ये पेमेंट के चैप्टर में भी पढ़े थे, आपको याद हो तो मैं एक बार वापस से रेफर करूंगी पेमेंट वाला चैप्टर। पेमेंट वाले चैप्टर में आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये टीडीएस टीसीएस क्लेम जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं आता है, ये सप्लायर के कैश लेजर में जाएगा जो भी उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, that they need to issue certificate of TDS to the deductee within 5 days of deducting TDS, failing which 100 rupees per day subject to maximum of 5000 will be payable। तो यहाँ पे आपको 5 दिन के अंदर अंदर TDS सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने नहीं इशू किया तो एक दिन के 100 रुपीज और मैक्सिमम 5000 रुपीज रहेगा। देखो इतनी छोटी सी चीज है, TDS सर्टिफिकेट नहीं देने का भी यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा फाइन रखा गया है। नेक्स्ट, मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ टीडीएस बाय सप्लायर, यहाँ पे अकाउंट जो फर्स्ट ये हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो किसका था, टीडीएस डिडक्टर जो डिडक्ट कर रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ये सप्लायर को क्या करना है, any amount shown as TDS will be reflected in electronic cash ledger of the concerned supplier. He can utilize the amount towards discharging the liability towards tax, interest, fees or any other amount। किसी में भी यूज कर सकता है वो उस अमाउंट को, कैश लेजर का पैसा है, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद द टीडीएस प्रोविजन, आपने कंप्लाई नहीं किया, क्या नहीं किए, या तो आपने डिडक्ट नहीं किए या आपने रिटर्न लेट फाइल किए, कोई भी चीजें आपने कंप्लाई नहीं की, तो हर एक केस में क्या कॉन्सिक्वेंस पेनल्टी है यहाँ पे शॉर्ट में लिया हुआ है, हम ये डिस्कस करेंगे। सो टीडीएस नॉट डिडक्ट है, आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया यार, उस केस में इंटरेस्ट टू बी पेड along with TDS अमाउंट as the amount shall be determined and recovered as per the law। तो यहाँ पे अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, TDS का अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा, साथ साथ में इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। TDS सर्टिफिकेट आपने इशू नहीं किया तो ये हमने देखा, TDS certificate not issued or delayed beyond the prescribed period of 5 days, then late fees of 100 rupees per day subject to maximum of 5000। या आपने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे नहीं किया, और पेड लेटर देन 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, उस केस में क्या रहेगा, अगर आपने डिडक्ट कर लिया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, गलत बात है, तो आपको पे करना चाहिए, बट आप अगर नहीं करते हो तो फिर आपको बाद में जब पे करोगे साथ में इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। लेट फाइल किया आपने टीडीएस रिटर्न तो उसका भी 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम अमाउंट 5000 रुपीज का लेट रिटर्न का जो पेनल्टी होता है वही लगेगा। तो बेटा ये प्रोविजन आपने किसके डिस्कस किए, टीडीएस के डिस्कस किए। नेक्स्ट टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हम देखेंगे। यहां पर्सन लायबल, सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को गवर्नमेंट ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। जीएसटी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जिस तरीके से बिजनेस हो रहे हैं उस पर बहुत इंफेसिस दी गई, जैसे कि हमने देखा था वैल्यूएशन वाले चैप्टर में वाउचर का वैल्यूएशन, देन ई कॉमर्स को बहुत सारी जगह बहुत अलग अलग प्रोविजंस बना के इंपॉर्टेंस दी। तो यहाँ पे टीसीएस में टीसीएस किसको कलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे क्या बोला, टीसीएस कलेक्ट करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं रखी गई है, रेट क्या रखा गया है बेटा, 1% आपका यहाँ पे रेट है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या आईजीएसटी 0.5 प्लस 0.5, टोटल रेट इज 1%। किस चीज पे कलेक्ट करना है, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वो हम देखते हैं अभी डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ड्यू डेट 10 तारीख, महीना खत्म होने के बाद 10 तारीख तक के गवर्नमेंट को आपको पे करना रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी आपने अदर देन नोटिफाइड सर्विस अंडर सेक्शन 95 वाले को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी सप्लाई सप्लायर ने ई कॉम के प्लेटफॉर्म से किया होगा, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से मैंने इतना सप्लाई किया, ठीक है, माइनस टैक्सेबल सप्लाई रिटर्न टू सप्लायर, सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उस पे टोटल 1%, 0.5 सीजीएसटी 0.5 एसजीएसटी आपको यहाँ पे कलेक्ट करना रहेगा। किसको, ई कॉम ऑपरेटर को कलेक्ट करना रहेगा और वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। स्टेटमेंट जो है मंथली फाइल करना है, कब तक है, 10th ऑफ द मंथ तक के आपको फाइल करना है, महीना खत्म होने के बाद, और एनुअल स्टेटमेंट 31 दिसंबर को जाएगा। एवरी ई कॉम ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर वेयर कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई इज बीइंग कलेक्टेड बाय ई कॉम ऑपरेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि अमेजोन का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, अमेजोन बीच में सप्लायर ने क्या करके रखा हुआ है, अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करके रखा हुआ है। बायर क्या कर रहा है, बायर अमेजोन से प्रोडक्ट बाय कर रहा है, अमेजोन से प्रोडक्ट बायर ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, अमेजोन को पेमेंट कर दिया, अमेजोन ने सप्लायर को बता दिया कि भाई ये ऑर्डर आया हुआ है, सप्लायर ने डायरेक्टली डिस्पैच कर दिया बायर को। पेमेंट किसने कलेक्ट किया बेटा, अमेजोन ने।
तो अमेजॉन क्या करेगा, यहाँ 1% TDS या TCS यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, बाकी का पैसा सप्लायर को दे देगा, बाकी का पैसा सप्लायर को दे देगा। द ई-कॉम ऑपरेटर शुड मेक कलेक्शन ड्यूरिंग द मंथ इन विच द सप्लाई इज मेड। तो जिस महीने में सप्लाई करी ई-कॉम ऑपरेटर ने, उस महीने उसका TCS कलेक्ट कर लेगा, गवर्नमेंट को यहाँ पे ई-कॉम ऑपरेटर क्या करेगा, 1% पे कर देगा, 1% पे कर देगा, और बाकी का पैसा सप्लायर को दे देगा। सप्लायर बेटा ये गवर्नमेंट सिर्फ ट्रेस करने के लिए कर रही है। सप्लायर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट पे कितना TDS होगा, फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट का रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे अगर 5% होता है, 12% होता है, तो सप्लायर का वहां पे ऑलरेडी TCS जो कलेक्टेड है वो है, माइनस करके नेट अमाउंट वो गवर्नमेंट को पे कर देना। तो यहाँ पे ई-कॉम की बात करें, अगर हम ई-कॉम की बात करें, हमने बहुत डिटेल में ये एग्जांपल्स के साथ क्लास में समझा था। ई-कॉम की बात करें तो ई-कॉम को कुछ नहीं, जैसे कि अमेजॉन है, यहाँ पे सप्लायर ने सप्लाई किया है प्रोडक्ट अमेजॉन के थ्रू, तो अमेजॉन सप्लायर के बिहाफ में पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, वो TCS भी गवर्नमेंट को कलेक्ट करके यहाँ पे कर देगा, और बाकी का बचा हुआ पैसा सप्लायर को दे देगा, और सप्लायर डायरेक्टली डिस्पैच कर देगा बायर को। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्कशन हो गया। और एक्चुअल जो उस पर टैक्स आता है, जब 1% तो सिर्फ टैक्स यहाँ पे TCS का अमाउंट है, उस प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट कुड बी लाइबल फॉर 12%, 18%, 28%, जो भी रेट होगा वो क्या करेगा, वो सप्लायर डायरेक्टली जैसा भी अपना लाइबिलिटी है डिस्चार्ज कर देगा, और उसका TCS का क्रेडिट तो उसको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगी, ये जो हमने पढ़ा अभी फर्स्ट पॉइंट, एवरी ई-कॉम ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर वेयर द कंसिडरेशन इज कलेक्टेड बाय ई-कॉम ऑपरेटर। तो ये जो हमने एग्जांपल देखा कि भाई अमेजॉन के पास पैसा आ रहा है, फिर अमेजॉन यहाँ पे सप्लायर को इज पे कर रहा है, यहाँ पे TCS अमेजॉन कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कंसिडरेशन इज कलेक्टेड बाय अमेजॉन, कंसिडरेशन इज बीइंग कलेक्टेड टू अमेजॉन, वो ई-कॉम ऑपरेटर जो किसी और सप्लायर के बिहाफ में कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहा है, तभी TCS यहाँ पे कलेक्ट करने की और पे करने की लायबिलिटी है। दूसरा केस लूं, अगर मैं मेरी वेबसाइट से ही सेल कर रही हूं, मैं मेरा खुद का प्रोडक्ट वेबसाइट से सेल कर रही हूं, सो उस केस में TCS नहीं आएगा, उस केस में TCS नहीं आएगा। ये किसको अप्लाई होता है, इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स, एवरी ECO to collect tax from net value of taxable supply made through it ई-कॉम ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लायर्स का कुछ यहाँ पे सेल हो रहा है, उस केस में ही बेटा TCS की लायबिलिटी आती है, उस केस में ही TCS की लायबिलिटी यहाँ पे आती है। तो ये बेटा हमारा डिस्कशन हुआ किसका, TCS और TDS का बेसिक डिस्कशन किया। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो, और क्लास में हमने इसका बहुत डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ था, छोटा सा टॉपिक है तो हम इसमें और डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।